नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन करते हैं जो कि साइंस के हैं और ये रेलवे के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये आने वाले एग्जाम में भी आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग। कल हम लोगों ने वादा किया था कि हम लोग कल यूनिट नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज का पहला चैप्टर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन। तो यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में हम लोग एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से 1848 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होते हैं। तो ये होते हैं आपके रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना। तो ऑप्शन ए आप पे इसमें यही करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से लेटेस्ट पैटर्न के ही क्वेश्चन है और ये 2021 और 22 में यहाँ से आए हुए क्वेश्चन है। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना रंध्रों के खुलने के कारण होता है। रंध्र पौधों के अधिगम पर सूक्ष्म दीर्घवृत्तीय छिद्रों के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें छिद्र दो विशेष वृक्काकार कोशिकाओं से घिरा होता है, जिसको रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। प्रत्येक रक्षक कोशिका में केंद्रक कोशिका द्रव्य, रिक्तिका तथा असंख्य हरित लवक होते हैं और इन सजीव कोशिकाओं से रंध्र खुलते और बंद होते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन की दर एक दूसरे की होती है। तो ये होती है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है। तो ये होता है आपका रंध्र में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वसन के दौरान पत्तियों के जो रंध्र युक्त भाग होता है उसमें प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होती है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट पैटर्न के ही हैं जो आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि पौधों की पत्तियों में एपिडर्मिस कोशिका के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं, जो एक जोड़ी रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं और इन्हीं रंध्रों द्वारा श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के लिए विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपके ये 4 ऑप्शन रहे सामने, इनमें आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा कि वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। तो कौन कौन तरीके हो जाते हैं, ये होता है वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। तो हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे क्या होंगे। तो वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन, विसरण और संग्रहण पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है और पौधों द्वारा आवश्यक जल को वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन के रूप में निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन। तो अभी हम लोगों ने ये भी ऊपर डिस्कस किया था। तो पादपों के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल का बाहर निकलना ये आपका वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन कहलाता है और वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन की दर को पोटोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाएगा, इसको स्टार डाल के लिख लेना, ये डायरेक्टली आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों का नाम बताएं। तो इन सूक्ष्म छिद्रों को कहते हैं हम लोग रंध्र। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स हैं जो वीडियो देखते हैं ना तो लाइक करते हैं ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्त ऐसा मत किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही है जो हमें मोटिवेट रखता है और क्वेश्चन हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ के ये क्वेश्चन लेके आते हैं जो कहीं ना कहीं रेलवे के एग्जाम के प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि पादपों की
पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं और ये छिद्र पादपों में गैसों का आदान प्रदान करते हैं और यह द्वार कोशिकाओं से घिरी होती है। अगला प्रश्न है कि गार्ड कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल होती हैं? तो ये आपके बाष्पोत उत्सर्जन में शामिल होती हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो गार्ड कोशिकाएं ये बाष्पोत उत्सर्जन की क्रिया में शामिल होती हैं और ये कोशिकाएं पत्तियों, तने और अन्य अंगों के बाह्य त्वचा में स्थित विशेष कोशिकाएं होती हैं जिनका उपयोग गैस के आदान प्रदान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में तापमान नियमन में मदद करता है? तो ये करता है आपका बाष्पोत उत्सर्जन, तो ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो बाष्पोत उत्सर्जन पादपों में तापमान नियमन में मदद करता है और बाष्पोत उत्सर्जन मिट्टी से पानी के अवशोषण में मदद करता है। अवशोषित पानी जड़ों से पत्तियों तक जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि पानी जड़ों से पत्तियों तक किसके माध्यम से ये जाता है, तो ये जाता है आपके जाइलम के माध्यम से। तो ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार आपका दिया होगा तो वह करेक्ट हो जाएगा। और वहीं बाष्पीकरण के दौरान वाष्पो उत्सर्जन पौधों की सतह ठंडी रखने में मदद करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको नोट डाउन जरूर करते रहना क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन के जो भी फैक्ट होते हैं उनको भी डिस्कस करके चलते हैं क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। अगला प्रश्न है कि वाष्पोत उत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है? तो ये आपका नहीं होता है कि अंतःकोशिकीय अंतरालों पर, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो पौधों में वाष्पोत उत्सर्जन पत्तियों, उनमें उपस्थित स्टोमेटा, बाह्य रंध्रों, उपत्वचा आदि द्वारा होता है, परंतु अंतःकोशिकीय अंतरालों में नहीं होता है। और वाष्पोत उत्सर्जन पौधों के माध्यम से होने वाले पानी के आवागमन और इसके वायवीय भागों में वातावरण में होने वाले वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। वाष्पोत उत्सर्जन मिट्टी में पानी अवशोषण में मदद करता है और इस क्रिया को पौधों की सतह ठंडी बनी रहती है। तो ये हो जाएंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनको आपको याद रखने हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि गार्ड कोशिकाओं में प्रवाहित होने वाले वे फूल जाती हैं जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है, तो उसमें क्या प्रवाहित होता है? तो ये होता है आपका पानी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रवाहित होने पर वे फूल जाती हैं जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रवाहित होने पर वे फूल जाती हैं जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। जब के पॉजिटिव यहाँ पे है कि आईओएन गार्ड कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं तो स्टोमेटा खुल जाते हैं और तथा के पॉजिटिव आईओएन गार्ड कोशिकाओं से बाहर जाते हैं तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि पौधे द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, तो पौधे किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं? तो ये वाष्पो उत्सर्जन के, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो वाष्पो उत्सर्जन के जल से यह छुटकारा पाते हैं पौधे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट होंगे कि वाष्पोत उत्सर्जन पादप के वायवीय भागों द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि वाष्पोत उत्सर्जन कहलाती है। वहीं आपका वाष्पोत उत्सर्जन ये 3 प्रकार का होता है, तो ये आपके कौन कौन से होते हैं? एक तो हो जाएगा आपका बाह्यरंध्रीय और अधिचर्मीय, थर्ड आपका हो जाएगा पर्णरंध्रीय। तो ये 3 प्रकार के आपके वाष्पोत उत्सर्जन होते हैं। अब हम लोग एक एक करके इनको देखेंगे। पहला आपका हो जाएगा वातरंध्रीय। तो इसके ये क्या होता है कि काष्ठ में उपस्थित वातरंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वातरंध्रीय वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है और यह कुल वाष्पो उत्सर्जन का 0.1% होता है। सेकंड आपका हो जाएगा अधिचर्मीय। तो ये वर्ड तथा अन्य
वायवीय पादप भागों द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि अधिचर्मीय वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका पर्णरंध्रीय। तो यह पर्ण तथा पादप के कोमल भागों पर स्थित पर्णरंध्र द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि को पर्णरंध्रीय वाष्पोत उत्सर्जन कहते हैं। और पर्णरंध्र गैसों के आदान प्रदान हेतु खुली अवस्था में होता है। तो इन फैक्ट को याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वाष्पोत उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो ये होता है आपके रंध्रों के माध्यम से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो पौधों द्वारा आवश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही वाष्पोत उत्सर्जन कहा जाता है। मीन्स आपका हो जाएगा कि वाष्प को उत्सर्जन करना, यही आपका वाष्पोत उत्सर्जन कहलाता है। और वाष्प उत्सर्जन मुख्यतः पर्णरंध्रों द्वारा होता है। पर्णरंध्र की संरचना में पत्तियों की निचली सतह पर पर्णरंध्र अधिक व ऊपरी सतह पर पर्णरंध्र कम संख्या में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पौधों में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं वाष्पोत उत्सर्जन। जल की हानि या जल का उत्सर्जन करना, यही आपका वाष्पोत उत्सर्जन कहलाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पौधे की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को क्या कहा जाता है। तो इसे भी हम लोग कहते हैं वाष्पोत उत्सर्जन। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सबसे पहले जब आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 2018 में, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर आपका जब आरआरबी जेई जो 2019 में हुआ था, वहाँ पे भी सेम क्वेश्चन यही रिपीट हुआ था। तो रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करती है। और आप देख लेना कि यही क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और आगे जो भी अभी एग्जाम होंगे, चाहे एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो या आरपीएफ एसआई का हो, तो वहाँ पे यही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि वन किसके द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं। तो ये भी आपके वाष्प उत्सर्जन के द्वारा वातावरण में नमी बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ये आरआरबी जेई में यहाँ से भी पूछे हुए क्वेश्चन है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि किन परिस्थितियों में वाष्पोत उत्सर्जन कम होता है। तो जब आपका उच्च आर्द्रता होगी तभी वाष्पोत उत्सर्जन कम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधे की पत्तियों में पानी के वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है। तो जब पौधे के पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण होता है तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन, या इसी को हम लोग कहते हैं वाष्प उत्सर्जन। तो इसका इंग्लिश में ये भी आपको याद रखना है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन, या हिंदी में कहते हैं इसको वाष्पोत उत्सर्जन। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस प्रकार लेवल आपका रहा है प्रीवियस ईयर से, ये आपका अंदाज लगा सकते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को वाष्पोत उत्सर्जन कहा जाता है। और इंग्लिश में ये भी आपको याद रखना, ट्रांसपिरेशन। पेड़ के पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं उसे केवल थोड़े से अंश का ही पादप शरीर में उपयोग होता है। वाष्पोत उत्सर्जन की दर को जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है उसे हम लोग कहते हैं फोटोमीटर। ये हम लोग अभी नोट डाउन कर चुके थे। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि पौधों में किसके अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। तो ये भी होता है आपका वाष्पोत उत्सर्जन। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत उत्सर्जन के अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में यह मदद करता है। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब बढ़ेंगे हम लोग एक नए चैप्टर की ओर, जिसका नाम हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चाहे आपका जीएस का पार्ट हो या जहाँ पे आप जीएस पूछी जाती है तो वहाँ पे भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आपका कोई साइंस का पार्ट हो तो वहाँ पे भी इस यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ख़ास तौर पर रेलवे में किस प्रकार क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं हम लोग एक एक करके इनको देखेंगे। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है।
तो ये हमें अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस कर चुके थे। तो ये आपका पहुंचाता है फ्लोएम के माध्यम से। तो क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि उत्पादों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है। तो ये फ्लोएम के माध्यम से। वहीं आपका उत्पाद ना कहकर यदि आप यहाँ पे एग्जामिनर पूछ लेता कि पानी को किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है, तो तब इसमें आपका आंसर हो जाता जाइलम के माध्यम से। तो ये दोनों फैक्ट आपको इसी क्वेश्चन के नीचे नोट डाउन कर लेना है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लेटेस्ट पैटर्न के पूछे हुए क्वेश्चन है। तो हम लोग इसके फैक्ट समझेंगे कि फ्लोएम एक जटिल ऊतक है जो संवहनी पौधों के भीतर घुलनशील कार्बनिक यौगिकों के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है और यह प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जबकि आपका जाइलम यह पानी और कुछ पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। तो ये अभी हम लोग ने ये पॉइंट बताया था आपको। तो इसीलिए हम लोग एक एक पॉइंट और एक एक फैक्ट डिस्कस करके चलते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं और 100% रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक एक फैक्ट लेके चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना किसका उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है। तो ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। तो रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अवशिष्ट उत्पाद होता है। तो ये होता है आपका सी, यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम लोग इसको ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब अगला प्रश्न हो जाएगा कि पौधे में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। और रात के समय ये होती है आपकी CO2, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो रात के समय अगर पूछा जाए तो होती है CO2। और यहाँ पे पूछा गया है कि पौधे में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है। तो जब दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होता है तभी आपकी ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसके फैक्ट भी समझेंगे। तो पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन उत्सर्जन करते हैं। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि कब दिन के समय ये हो रहा है या रात के समय। तो इन दोनों को फैक्ट आपको नोट डाउन कर लेना है। और पौधे श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्सर्जन भी करते हैं। अगला प्रश्न है कि पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है। तो ये होती है आपकी प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट पैटर्न के हैं और 2022 में आए हुए ही हैं। तो यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे। पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होती है। अर्थात सूर्य के प्रकाश में पौधों की कोशिकाओं व जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेने पर और O2 छोड़ने की क्रिया होती है। तो इन फैक्ट को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे आपको गलत कथन का चयन करना है। तो आइए हम लोग इसके एक एक ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है कि प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होना शामिल होता है। तो क्या ये सही हो जाएगा। तो ये सही भी हो जाएगा। तो अभी हम लोग ऊपर भी डिस्कस कर चुके थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होता है। तो ऑप्शन बी है कि प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल, द्वारा प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से संबंधित है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। सी है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण
नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये किस में ऑक्सीकृत होता है, तो ये किसका फार्मूला होता है, ये चीनी का फार्मूला आता है, इसको याद रखना है। और उसके बाद ऑक्सीजन भी इसके बनती है। तो यहाँ से इसको कहते हैं ये शर्करा और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ आपको बताना है कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है जब प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑक्सीजन का अवशोषण ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके भोजन का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे ऑक्सीजन अवशोषित नहीं करते हैं बल्कि आपका ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो ये हो जाएगा इसका फैक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अवशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है। तो ये होता है आपका ऑक्सीजन का। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन अवशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है, और प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और ये आप रिएक्शन देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के 12 अणुओं को एक साथ मिला के प्रकाश क्लोरोफिल के माध्यम से, जहाँ पे शर्करा और ऑक्सीजन और जल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना दिन के समय के दौरान पादपों में होने वाली एक प्रमुख घटना है। तो दिन के समय ये कौन सी होती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन मुक्त होती है। मीन्स हम लोग तभी तो सांस ले पाते हैं क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिलती है, और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। तो हमें पूछा गया कि दिन के समय, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। यदि यहाँ पे पूछा जाता कि रात के समय, तो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त। तो ये फैक्ट आपको याद जरूर रखने हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि कार्बन का मुक्त होना ये पादपों में होने वाली एक दैनिक क्रिया का परिणाम है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना पोषण करते हैं, और इस क्रिया के दौरान वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ेंगे हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस से जल के 6 अणु बनते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये ऊपर वाली रिएक्शन पढ़ी थी, जब आपके जल के 12 अणु होते हैं तभी आपके 6 अणु बनते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ करे उसको आप नोट डाउन कर लिया करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जब जल के 12 अणु यहाँ पे लिए, तो उसी के प्रकार आपके 6 ऑक्सीजन के अणु यहाँ पे बने हुए थे। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। तो यहाँ से आज के कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चन। और एक बार ये रिएक्शन आप फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे CO2, H2O एवं पर्णहरित के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन आप कर लेना। तो यहाँ से आज के कंप्लीट होते हैं 25+ क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन ये करते हैं और उसी से रिलेटेड हम लोग फैक्ट भी करते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ से हम लोग डेली के डेली 50 क्वेश्चन एक वीडियो में कवर करते हैं। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन हैं, और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हों तो वहाँ पे भी इस क्लास को शेयर ज़रूर किया करें और बोल दिया करें, इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, आगे के क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद।